Hello, UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial analysis where we discuss important editorials from different newspapers, mostly The Hindu and Indian Express, which are more relevant for UPSC examination. So, today I went through The Hindu, Indian Express, but the articles were not much important. So, today I have picked up editorials from Economic Times and Hindustan Times as well. So in this editorial analysis, I basically explain you the editorials in crisp and concise manner and also do a value addition from my side. Today, the topics that we will be discussing, one is definitely the Pahalgam terror attack, India's response after that. So it is regarding the Operation Sindoor and everything. Then we have seen during this Operation Sindoor and India-Pakistan conflict that we have seen that the drones that were fired from Pakistan for some of them were made in Turkey. So in this context, it is essential to know about India and Turkey relations. Then there is also another article on like what can be the impacts on the economy and our business of this India-Pakistan conflict. Okay, so let's start. So the first editorial, it is from The Hindu and it has been written by Rakesh Sood. He is a former diplomat and currently distinguished fellow at the Council of Strategic and Defense Research. Okay, so such articles by Rakesh Sood, etc. These are really important for political science and international relations students. Okay, students who are having this optional. Now, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात चल रही है इसमें तो बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में ये एडिटोरियल आया है सो इट इज डेफिनेटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट तो ऑपरेशन सिंदूर कब इनिशिएट हुआ जब पहलगाम की जो बैसारन वैली है वहां पर हमारे सिविलियंस पे दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ फेथ उनके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ इन रिटेलिएशन इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर अपना लॉन्च किया ओके फिर उसके बाद कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उधर से भी शेलिंग हो रही थी इधर से भी शेलिंग हो रही थी एंड देन अल्टीमेटली देयर वाज अ सीज फायर ओके जहां पे डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुई एंड अ सीज फायर दैट द टेंशंस जो है हम इसको डी एस्केलेट करते हैं वॉर किसी के भी बेनिफिट में नहीं होती है कभी भी ओके सो एंड देन पीएम मोदी केम अप विद अ एड्रेस वेयर ही सेड कि ऑपरेशन सिंदूर काफी ज्यादा हमारा सक्सेसफुल रहा why it was successful because we destroyed various terrorist infrastructure terrorist camps including Bahawalpur Mudirke etc तो 9 टेररिस्ट साइट्स तो हमने ऑपरेशन सिंदूर जो फर्स्ट टाइम हमने स्ट्राइक की उसके अंदर ही हमने उनको अटैक किया एंड लाइक इंडिया हाईलाइटेड अगेन एंड अगेन दैट वी विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म ठीक है टेररिज्म का कड़ा जवाब हम देंगे नाउ व्हाट वाज इंडियाज रिस्पांस तो इमीडिएटली हमने क्या किया डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को कम किया ओके वहां पे जैसे जो हमारे फॉरेन जो हमारे एम्बेसडर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको हम कम करते हैं ओके ट्रेड हमने सस्पेंड कर दिया वाया दी वाघा बॉर्डर and also we kept the Indus Water Treaty in abeyance visa cancellations okay this was not a substitute for kinetic response that is ये एक्शन सिर्फ अकेले इनफ नहीं थे और इसके साथ साथ हमने एक अपना ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया ओके सो टू डील विद पाकिस्तान टू डील विद दैट टेररिस्ट अटैक मल्टीपल काइंड्स ऑफ मेजर्स वर टेकन ओके जैसे कि कुछ सॉफ्टर मेजर्स थे लाइक वीजा कैंसिलेशन अबेयंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड ऑल्सो हार्डर मेजर दैट इज द ऑपरेशन सिंदूर जहां पर हमने उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को डिस्ट्रॉय किया फिर ये हमारा मिलिट्री रिस्पॉन्स था ठीक है ओके वी ऑल्सो डिड एयर स्ट्राइक्स इंडिया स्ट्रक 26 टेररिस्ट टारगेट्स अक्रॉस पाकिस्तान फिर हमने स्टैंड ऑफ वेपन्स अपने यूज किए मिसाइल्स यूज की ओके देन टेरर हब्स जैसे कि स्कारदू चकाला रहीम यार खान जकोबाबाद तो इन सब जो टेरर हब्स हैं इन सबको हमने टारगेट किया नाउ देर आर सम टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इंडियाज स्ट्रेटेजी ओके पहले क्या होता था हम मोस्टली डी एस्केलेशन पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स हम नहीं देते थे बट दिस टाइम इट वाज अ काइनेटिक रिस्पॉन्स ओके इंस्पायर्ड बाय 2016 और जो 2019 था इट वाज जस्ट द ट्रेलर पिक्चर तो इस बार चली है ओके एंड देन पीएम मोदीज मैसेज दैट इंडिया विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टेररिस्ट एंड देयर स्पॉन्सर्स जो आकर अटैक कर रहा है और जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हु इज द स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इट इज पाकिस्तान क्यों है पाकिस्तान क्यों स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म और कुछ तो है नहीं जिसके लिए मतलब वो इंडिया में इंस्टेबिलिटी कर सकता है इट इज जस्ट टेररिज्म ओके सो दैट इज व्हाट आर पीएम मोदीज मैसेजेस ओके एंड इसके लिए हम एक ज्यादा फोर्सफुल मेजर लेंगे हम टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे देन शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेन टू स्ट्रेटेजिक असर्शन दैट इज वी आर नाउ मोर
वी आर टेकिंग मोर स्ट्रिक्टर मेजर्स अगेंस्ट टेररिज्म। पहले हम डी एस्केलेशन पे रहते थे कि ठीक है सुधर जाएगा, नहीं, लेकिन अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको। नाउ व्हाट वाज पाकिस्तान रिएक्शन टू ऑल दिस एंड व्हाट काउंटर नैरेटिव वाज इट क्रिएटिंग? तो पाकिस्तान बोल रहा है कि नहीं नहीं, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हो रही है, ये लोग कुछ भी नहीं गिरा पा रहे हैं, हमारा कोई ऐसा मेजर डैमेज नहीं हो रहा है, दिस इज व्हाट द पाकिस्तान स्ट्रेटेजी इज। ओके, एंड देन इट ऑल्सो used to bolster its struggling image and justify retaliatory intent। तो बेसिकली वो अपने आप को खुद को ऐसे दिखा रहा है कि हाँ ये लोग हम पे चला रहे हैं इसलिए हमें मारना पड़ रहा है, इस तरह की चीजें दे आर शोइंग। नाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स इन दिस? तो जैसे कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वांस, ही वाज इन इंडिया एट द टाइम ऑफ द अटैक। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप लोग डी एस्केलेशन कर लीजिए। ओके, बट व्हाई डी एस्केलेशन? इट इज फर्स्ट हु पाकिस्तान स्टार्टेड अटैकिंग अस, उसने एक टेररिस्ट अटैक किया। ओके, तो अब इस पे हम शांत क्यों बैठेंगे? हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हम किसी कंट्री के साथ वॉर पे नहीं जा रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम बस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं। ट्रम्प्स मैसेज ऑल्सो प्रेशर्ड बोथ साइड्स। ये लोग बोल रहे हैं कि सब सब आप लोग शांत हो जाइए, सीज फायर बनाइए, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इंडियाज स्टांस वाज नॉट रॉन्ग ओवर हियर। देन पाकिस्तान ने यूएनएससी को भी अपील कर दिया कि एयर स्पेस वायलेशन हो रहे हैं एंड करेंटली इट इज अ नॉन परमानेंट मेंबर। नाउ व्हाट वाज द नैरेटिव ऑफ द मीडिया? तो मीडिया में तो हमने काफी चीजें देखी। मीडिया तो कह रही है लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, ऑल दैट वाज नॉट ट्रू। आवर टारगेट वाज जस्ट टू अटैक द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, so information war, that is control leaks and public messaging critical from both side। इंडिया मीडिया, जो इंडिया की मीडिया की स्ट्रेटेजी थी, दैट इज कि हम स्पेसिफिक टारगेट्स बता रहे थे कि कहां पर क्या हिट कर रही है, एविडेंस बेस्ड रिटेलिएशन। Pakistan, on the other hand, it was saying reduced public perception of damage, claimed no deaths and minimal impact। पाकिस्तान की मीडिया तो कह रही है कुछ भी नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, कोई डैमेज नहीं हुआ हमको। दिस इज व्हाट द नैरेटिव ओवर देयर इज। नाउ ये जो अभी रिसेंट में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान? फॉर इंडिया क्या होगा कि अब हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स जो है वो हमारी एक नई डॉक्ट्रिन बन चुकी है, तुम अटैक करोगे तो हम डबल करेंगे उससे। टेररिस्ट और स्टेट स्पॉन्सर्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन हम नहीं रखेंगे एंड यूज ऑफ कन्वेंशनल फोर्स बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। ओके, देन अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो एक्सपेंडेड द लिस्ट ऑफ हाई वैल्यू टारगेट्स, ब्रॉडर रेंज ऑफ मिलिट्री ऑप्शंस। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें यूज करें, बीट द मिसाइल्स, ड्रोन अटैक, साइबर वॉरफेयर एक्सेट्रा, एंड स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, दैट इज कि हम प्रिसाइजली आपकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे। नाउ फॉर पाकिस्तान, पहले तो इसको इकोनॉमिक स्ट्रेन होगा। ओके, ऑलरेडी इसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, अब उसके ऊपर इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट किया जहां पे इनको खूब सारे वेपन्स लेने पड़े होंगे चाइना और इन सबसे, तो इसकी इकोनॉमिक स्ट्रेन हो जाएगा। दैट इज वाई लोन रिक्वेस्ट टू आईएमएफ, जो इसका आईएमएफ से लोन अप्रूव हुआ है। देन डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया जाएगा। ओके, अब जो देश है वेस्टर्न नेशन है या कुछ भी, ये लोग इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो डिप्लोमेट इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट हो गया, इकोनॉमी इसकी गई। देन चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल नैरेटिव्स। अब क्या होगा इस सब के बीच में, इसको अपनी जो लाइक लोगों को भी तो मैनेज करना होगा, सो दैट देयर इज नो इंटरनल रिवेलियन। वैसे भी वहां के लोग अभी खुश नहीं है। ओके, वट एवर इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, इकोनॉमी है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इन्फ्लेशन है। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड नहीं हो पा रहे। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस बाय राकेश सूद? तो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी वो एनहांस हुई है क्योंकि हमने प्रिसाइज अटैक्स किए, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने टेररिस्ट को टारगेट किया। कन्वेंशनल स्पेस हमारी वाइडन हो गई है एंड नो लॉन्गर डेटर्ड बाय न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। सो व्हाट इज दिस इज कि पाकिस्तान बार बार बोलता है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर देगा, न्यूक्लियर अटैक कर देगा, तो इससे अब हम इतना ज्यादा ऐसे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग विल नॉट बी टॉलरेटेड। नाउ व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? तो इंडिया मस्ट रिफाइन एंड कम्युनिकेट दिस न्यू नॉर्मल। इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है इस वक्त, और कंटिन्यूड सर्वेलेंस आपको करना, प्रिपेयर्ड रहना है अगेंस्ट सच एनिमी। The article articulates a decisive shift in India's counter-terrorism and strategic doctrine post-Pahalgam. The new normal entails calibrated, proportionate and credible kinetic responses with reduced tolerance for cross-border terrorism. Okay, so the new normal, it is talking about calibrated, precise attacks against terrorism, moving India away from strategic restraint toward strategic assertion. Okay, so this is all about this editorial. इसमें ऐसा कुछ यूपीएससी क्वेश्चन की तरह मैं इसे फ्रेम करने में मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो बेसिकली बट इट इज रिटन बाय वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी राकेश सूद। दैट इज वाई इसके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इसमें समझाना था, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द इंडिया टर्की रिलेशंस। सो दिस इज एन एडिटोरियल इन द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, तो ये वाला आप लोग यूपीएससी क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया टर्की रिलेशंस, examine the recent geopolitical developments affecting bilateral ties,
एक वे फॉरवर्ड बताएंगे हम, और टू रिकैलिब्रेट द रिलेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन में कीवर्ड देखेंगे, सो इट इज इंडिया टर्की रिलेशंस, जो कि हमें इनका इवोल्यूशन देखना है, recent geopolitical developments in the context of India Pakistan conflict, और एक वे फॉरवर्ड बताना है। तो इंडिया और टर्की दो एंशिएंट सिविलाइजेशन है और करंटली राइजिंग पावर है इन दी मल्टीपोलर वर्ल्ड। हिस्टोरिकली हमने कल्चरल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस किए हैं। हाउएवर रिसेंट टाइम्स में कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जैसे कि टर्की ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान, डाइवर्जेंट पोजीशंस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। इसकी वजह से जो रिलेशंस है उसमें कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कुछ कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडिया टर्की रिलेशंस। ओके, तो जो इंडिया और टर्की के रिलेशंस है वो मिडीवल टाइम से हो रहे हैं। ओके, विद द एक्सचेंज ऑफ स्कॉलर्स, ट्रेडर्स, सूफी ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए टर्की के साथ इन द ईयर 1948, जहां पे टर्की ने सपोर्ट भी किया इंडिया की सोवरेनिटी को। कोल्ड वॉर के टाइम पे इतने ज्यादा रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बिकॉज टर्की अलाइंड विद द वेस्ट, और इंडिया का क्या था, नॉन अलाइंड, हम किसी के साथ अलाइंड नहीं है। ओके, वी आर न्यूट्रल। फिर 21st सेंचुरी में अगेन वी आर मेंटेनिंग रिलेशंस विद टर्की, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, सिविलाइजेशन डायलॉग। फिर इंडिया की एक्ट वेस्ट पॉलिसी, तो टर्की जो है वो वेस्ट एशिया में आता है, तो इंडिया की एक्ट वेस्ट पॉलिसी इज फॉर टारगेटिंग द कंट्रीज और मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द कंट्रीज जो कि वेस्ट एशिया में है। ओके, सो दैट इज वाई एक्ट वेस्ट पॉलिसी की वजह से अब इंडिया और टर्की, लाइक इंडिया इज फोकसिंग अपॉन मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद टर्की। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो जैसे कि ट्रेड और इकोनॉमी इनका काफी अच्छा है, जैसे कि बायलेटरल ट्रेड अगर हम इनका देखें तो $10 बिलियन, काफी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं टर्की को, फॉर एग्जांपल मशीनरी, ऑटोमेटिव पार्ट्स, फिर वहां से भी हम आयरन, स्टील, कारपेट्स ये सब इंपोर्ट करते हैं। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि कंपनीज हैं जीएमआर और टाटा, उन्होंने टर्किश इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। कोलैबोरेशन कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटीज। देन देर इज ऑल्सो कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, जैसे कि बॉलीवुड टूरिज्म, बॉलीवुड मूवीज काफी ज्यादा पसंद की जाती है टर्की में। फिर वहां पे शेयर्ड इस्लामिक हेरिटेज, टर्की में भी इस्लामिक पॉपुलेशन है, इंडिया में भी है, तो वो इस्लामिक हेरिटेज शेयर्ड रहता है। इंडियन डायस्पोरा इंटरेस्ट इन टर्की, देन वी ऑल्सो हैव हाई लेवल विजिट्स, डिप्लोमेटिक डायलॉग। दोनों कंट्रीज ग्रेटर इन्फ्लुएंस सीख करते हैं, जैसे कि यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एक्सेट्रा। सो रिगार्डिंग द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जहां पे दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट सेम है, जहां पर वो लोग कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि वी हैव सीन टूरिज्म में कोऑपरेट कर रहे हैं। ओके, हाई लेवल विजिट्स हो रही हैं। देन वी आर ट्रेडिंग, जहां पे $10 बिलियन का ट्रेड है। लेकिन सिर्फ हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिमिलरली इंडिया टर्की रिलेशंस में भी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, बट साथ में वी हैव सर्टेन चैलेंजेस। स्पेशली अभी जब हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहां से जो काफी ड्रोन्स यहाँ पर फेंके गए, उनमें से काफी ड्रोन्स देखे कि देवर मेड इन टर्की, सो दैट मीन्स कि टर्की पाकिस्तान को दे रहा है वेपन्स टू फाइट अगेंस्ट इंडिया। सो टर्कीज प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान, टर्की ने पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट किया है कश्मीर पे, इंक्लूडिंग यूएनजीए, ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। टर्किश ड्रोन्स एंड आर्म्स पाकिस्तान को बेचे गए एंड दे वर यूज्ड अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु, जिसकी वजह से बैकलैश है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया में अभी जैसे कि टर्की के और इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कुछ अग्रीमेंट्स थे, उनको हम हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। सो बॉयकॉट ऑफ टर्किश गुड्स और टूरिज्म हो रहा है बाय इंडियन कंज्यूमर्स। फिर एविएशन मिनिस्ट्री ने अभी क्या किया है कि इसने सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ सेलेबाई एविएशन एविएशन, जो कि टर्की का है, उसको कैंसिल कर दिया, और ये 9 इंडियन एयरपोर्ट्स पे वर्क करता था फॉर सिक्योरिटी चेक्स। फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने भी टाइज सस्पेंड कर दिए टर्किश यूनिवर्सिटीज के साथ। देन देर आर ऑल्सो आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंसेस। तो क्या है कि प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगन टर्की हैज परस्यूड अ न्यू ऑटोमन इस्लामिस्ट पॉलिसी। तो अब इस्लामिस्ट पॉलिसी, अगर ये इस्लामिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो इंडिया की जो पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, उसके साथ अलाइन नहीं करते हैं। तो आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस हो रहा है। ओके, जहाँ पे वो एक इस्लामिस्ट स्टेट बना रहे हैं, बट हम एक सेक्युलर स्टेट है। सो दैट इज देयर। फिर एर्दोगन की क्या है, सॉफ्ट पावर आउटरीच हो रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक्सेट्रा, इसकी वजह से डिप्लोमेटिक गैप और बढ़ गया है। पाकिस्तान फैक्टर एक बहुत बड़ा, लाइक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच इज एक्टिंग एज अ ऑब्स्टेकल बिटवीन इंडिया एंड टर्की। सो टर्की का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो पाकिस्तान के साथ है, इट इट इज रूटेड इन पाकिस्तान एडमायरेशन फॉर अतातुर्क्स मिलिट्री स्टेट मॉडल। एर्दोगन्स टर्की हैज गॉन बियॉन्ड सिंबॉलिक सपोर्ट टू प्रोवाइड वेपन्स एंड डिप्लोमेटिक कवर टू इस्लामाबाद, और इसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया न्यू दिल्ली और अंकारा। व्हाट इज अंकारा? अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की। ठीक है, नाउ
व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड इन दिस सिचुएशन। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। टर्की भी अपनी जो इस्लामाबाद सेंट्रिक उसकी डिप्लोमेसी उसको रिकैलिब्रेट करे, ओके। और इंडिया की जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेट को वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसको। इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करना विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू टर्की रादर देन मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी जा चुकी है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो रहा है। एनकरेज इस्लामाबाद टू अबेंडन रिविजनिस्ट पोजीशंस ऑन कश्मीर एंड सीज। तो हमें इनफैक्ट टर्की को ये करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद को बोले कि भाई तुम ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ये सब जो कर रहे हो बंद कर दो, चुपचाप अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दो। फिर सेक्टोरल डीकपलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, दैट इज कि आप डीपर कोऑपरेशन कर सकते हैं एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड में। और साथ में डिप्लोमेटिकली मैनेज कीजिए पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स। फिर ट्रैक टू सिविल सोसाइटी डायलॉग। तो जब जहां पे लोग आपस में ज्यादा कनेक्टेड होते हैं वहां पर देशों के बीच में भी ज्यादा रिलेशंस अच्छे होते हैं। देन मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, आप डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, G20 हो गया, SC हो गया, UN हो गया, यहाँ पे आप जो आपके एरियाज हैं, कॉमन एरियाज जिन पे आप डील करना चाहते हो उन पे डिस्कशन कीजिए। नाउ अल्टीमेटली द कंक्लूजन, डिस्पाइट रीसेंट स्ट्रेन्स, दोनों कंट्रीज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं हमें एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी है, जैसे कि इंडिया सक्सेसफुल रिकैलिब्रेशन ऑफ टाइज विद सऊदी अरेबिया, UAE जो कि पहले अलाइन थे पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो ये दिखाता है जैसे हमने UAE और सऊदी अरेबिया के साथ उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना लिए हैं, सेम थिंग वी कैन फॉलो विद टर्की एज वेल। एक pragmatic economic engagement coupled with a reduction in ideological rigidity can help Ankara and New Delhi to pivot a new phase in their bilateral relation. These are some value addition points, okay, जो कि like summarized points है ये एक तरह से। and this is the mind map जो कि आप देख सकते हैं, and you can revise this topic in few minutes. Now let us come to the next topic, which is Voronomics. It's bad for biz. Biz means business. Okay, this is written by Munir, and Munir is the writer is co-founder Medici Institute for Innovation. Now this is an editorial that came in the Economic Times, and this one is talking about the impact of the conflict on the economy of both India and Pakistan. So let us discuss. So the context over here is that modern wars उनका काफी ज्यादा economic impact होता है, and it is just not limited to the line of control or the border. सिर्फ शेलिंग और यही सब नहीं है, आपकी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होती है इफ यू गो फॉर वॉर। फुल स्केल इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से क्या हो सकता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी डिसरप्ट हो सकती है विच इज इंडिया। मार्केट्स इंपैक्ट हो सकते हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड जीडीपी। इंडिया की जीडीपी इंपैक्ट होगी, मार्केट इंपैक्ट होगा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट। अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो जो यहाँ पर जो भी FDI FII है सब पुल आउट कर लेंगे और चले जाएंगे। इंडस्ट्रियल हेमोरेजिंग और फिस्कल प्रेशर बढ़ेगा। फिस्कल प्रेशर क्यों बढ़ेगा, आपके जो है एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है, आप वॉर पे जाओगे मतलब आपको डिफेंस पे ज्यादा खर्च करना है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू है नहीं क्योंकि जीडीपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, फिस्कल प्रेशर। देन कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है उसका इंपैक्ट बिजनेस और इकोनॉमी पे क्या होता है। वॉर जो है अब सिर्फ काइनेटिक नहीं है, दैट इज इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू बॉर्डर्स और दी बैटलफील्ड्स। मॉडर्न वॉर्स जो है वो नॉन ट्रेडिशनल है, जहां पर क्या हो रहा है, साइबर अटैक्स होते हैं, ट्रेड सैंक्शंस होते हैं, कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स वगैरह में, स्टॉक्स में एक्सेट्रा, वो चले जाएंगे कि उन्हें तो इंटरेस्ट रेट तो वापस मिल नहीं रहा है। फिर सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, क्यों, जैसे इंडिया से कुछ पार्ट्स वगैरह कहीं पर जाते हैं जिससे आगे की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएगा। जैसे और साथ में क्या होगा, मे बी अगर जैसे काफी चीजें इंडिया भी इंपोर्ट करता होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो उन लोगों को भी नुकसान होगा जो लोग इंडिया को इंपोर्ट करते थे। तो ओवरऑल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएगा। नाउ फोरकास्टेड सस्टेन्ड वॉर, क्या सस्टेन्ड वॉर की वजह से क्या होगा, फोरकास्ट है ये कि अगर एक सस्टेन्ड वॉर हो जाती तो 1.5 से लेकर 3% तक इंडिया की जीडीपी इंपैक्ट हो जाती है। ओके, तो हमें ये समझना होगा कि वॉर किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। दिस इज नियरली 6 लाख करोड़ टू 12 लाख करोड़ ग्रेटर देन इंडिया एजुकेशन और हेल्थ बजट। ये मतलब इंडिया का जो एजुकेशन और हेल्थ बजट है उससे भी 6 लाख से लेके 12 लाख करोड़ तक ज्यादा हमारे लिए लॉस है। ओके, सो ऑब्वियसली सो वॉर शुड बी द लास्ट रेजोल्यूशन, ओके, इट शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट सोल्यूशन। फिर सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ट्रेड और लॉजिस्टिक्स, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड तो ठीक है बहुत कम, इनको आप उसके साथ नहीं कर रहे हो, बट पोर्ट बेस्ड लॉजिस्टिक्स वाया कराची, गुजरात और महाराष्ट्र ये सफर कर जाते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि जरा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ओके, इट वाज नॉट अ फुल ब्लोन वॉर, ओके, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, इट वाज जस्ट एन एस्केलेशन, लेकिन उसकी वजह से भी कितना ब्लैकआउट और ये सब हुआ, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। और अगर आप सोचो इसकी जगह पे अगर एक फुल ब्लोन वॉर होगी तो कितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगे। शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है वो राइज हो जाएंगे। शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स क्यों राइज होंगे, लाइक
अगर आपका कराची के पोर्ट से जा रहा है तो हो सकता है ज्यादा, अगर इंडिया और पाकिस्तान वॉर पे हैं, ठीक है, तो ज्यादा रिस्क है कि हाँ शिपिंग जो भी जा रहा है शिप से उस पे अटैक हो सकता है। तो इसलिए उस टाइम पे जो इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस है कि इन केस ऑफ अटैक एक्सेट्रा, इन केस ऑफ लॉस, तो आपको वो आपका मिल जाएगा रिटर्न। ओके, बट तो इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो प्रीमियम्स राइज हो जाएंगे। फिर ग्लोबल कंटेनर रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। सपोज करो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है तो अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, वहां पर जो भी रूट्स वगैरह हैं वो डिसरप्ट होंगे। Then India's proximity to choke points in the Arabian Sea increases strategic vulnerability। फिर जैसे कि अगर हम देखें तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, तो पाकिस्तान से काफी लोग यहाँ पर लाइक मेडिसिन सर्विसेज के लिए आते हैं। ओके, सो दैट विल बी इम्पैक्टेड। फाइनेंशियल ईयर 2024 सेक्टर रेवेन्यू इज इक्वल टू 16 लाख करोड़ है। वॉर से इसका जो रेवेन्यू है वो 2 करोड़ तक, 2 लाख करोड़ तक कम हो सकता है। ट्रैवल कैंसिलेशन होंगे, सिक्योरिटी, अब क्या होगा अगर इंडिया और पाकिस्तान वॉर पे है तो मतलब इंडिया में भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इट इज कॉल्ड, द टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टूरिज्म। तो इंडिया में नॉट ओनली पाकिस्तान, काफी इंडिया का जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है और कंपैरेटिवली चीपर भी है। तो काफी देशों से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी लाइक ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान वॉर पे है तो मतलब इंडिया में भी कोई उस टाइम पे आना पसंद नहीं करेगा। दैट इज वाई दिस सेक्टर वुड आल्सो बी इम्पैक्टेड। सो वी हैव सीन दैट आवर ट्रेड विल बी इम्पैक्टेड, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी विल बी इम्पैक्टेड इन केस ऑफ अ फुल ब्लोन वॉर। ओके, देन एनर्जी और कमोडिटीज, जैसे कि इंडिया इंपोर्ट करता है 80% ऑफ द क्रूड ऑयल। वॉर की वजह से क्या होगा, क्रूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रुपी है वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा। आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है मतलब कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आरबीआई क्या करने की कोशिश करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो कम होगा। जब हमारे हाथ में पैसा कम होगा तो हम क्या ही डिमांड करेंगे, तो उससे इन्फ्लेशन इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। क्रेडिट कॉस्टलियर क्यों होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो क्रेडिट कॉस्टलियर हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रोड रेल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट हो जाएगा। आप समझो अगर एक देश वॉर पे जा रहा है, युद्ध पे है, तो कहाँ कोई रोड बनाएगा उस टाइम पे कि अपने डिफेंस पे ध्यान देगा। देन व्हीकल रीसेल प्राइसेस, ऑयल कंजम्पशन, पूरी इकोनॉमी मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। देन इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स एक्सेट्रा। फिर अगर हम फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा जिसकी वजह से बॉन्ड डील्स बढ़ जाएंगे। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिलेस एक्सपेक्टेड है। ओके, बायर्स पोस्टपोन डिसीजंस ड्यू टू मार्केट फियर्स एक्सेट्रा। कमर्शियल रियल एस्टेट सफर होगा। स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी लेवल लेसन, तो इस सब से अब हम क्या सीख सकते हैं और क्या हम ट्राई कर सकते हैं ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए। तो साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, साइबर अटैक्स जिन जो सॉफ्ट आर्टिलरी की तरह काम करते हैं इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। फायर वॉल्स, इंट्रूजन ऑडिट्स, एनक्रिप्शन एक्सेट्रा। फिर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, इनको बेटर रेडीनेस सीरियसली लेनी है, ठीक है। तो दैट इज ही इज सजेस्टिंग लेसन्स फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं हम। फिर इंटरनल कम्युनिकेशन, कंपनीज मस्ट मैनेज फॉल्स नैरेटिव्स एंड पैनिक ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। इकोनॉमिक रिलायंस के लिए हमें क्या करना है कि ओवर डिपेंडेंस कम करनी है सिंगल रीजन पे। डाइवर्सिफाई बियॉन्ड चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर जोन्स। ट्रेड लिंक्स बढ़ाओ आप एशियान, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के साथ। इकोनॉमिक शॉक बफर्स ऑलरेडी क्रिएट करो कि इन केस अगर अगर क्या कहते हैं फिर भी ऐसा हो गया, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है, जैसे कि जो लोग प्रेप आईएएस में मेंटोरशिप कर रहे हैं उनके लिए मैं बफर बनाती हूँ कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी आई तो आपके पास ये टाइम पीरियड है जहां पर आप इसको कवर करेंगे। ओके, एम आई राइट। सो दैट इज देयर, ठीक है, तो हमें भी वो बफर्स क्रिएट करने हैं। देन ईएसजी मैंडेट्स, ओके, लिक्विडिटी कुशंस। देन इंस्टीट्यूशनल वॉर सिनेरियो प्लानिंग करनी है हमको। फिर एडिटोरियल वार्निंग्स एंड सजेशंस, इंडिया हैज मोर टू लूज, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं ना, उसकी इकोनॉमी तो वैसे ही बर्बाद है। ओके, वैसे ही लोन में डूबा हुआ है, कहीं आईएमएफ से मांगता है कहीं उससे मांगता है। हम है डेवलपिंग नेशन, ओके, हम बन सकते हैं एक डेवलप्ड कंट्री। सो वी हैव द पोटेंशियल, सो वी हैव मच टू लूज। सो इट इज हमें एक रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर बनना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन हमको यहाँ पर बनना पड़ेगा और खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगेंस्ट सच स्टूपिडिटी बाय पाकिस्तान। तो इंडिया मोर ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, फिजिकली डिसिप्लिन्ड है, ग्रेटर फाइनेंशियल रिस्क हमारे पास हो सकता है देन पाकिस्तान। तो वॉर हमारी ग्रोथ स्टोरी को बहुत ही सीवियरली डिरेल कर सकता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिड्यूस कर सकता है। इसीलिए हमें एक रेजिलियंस ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल बनाने की जरूरत है। ओके, सो ये यहाँ पर मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, GS2 में, GS3 में एंड इन essay ऑल्सो। So this was all about today's editorial analysis. If you find this file helpful, do like, share and subscribe. Thank you for watching this video.